Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next topic, that is density of unit cell. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाला था कि अगर तीन टाइप के यूनिट सेल बेसिकली हम लोगों को पढ़ने थे। पहला था एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा था बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा था फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तीन टाइप यूनिट सेल अपने को सिलेबस में पढ़ने हैं। एज सेंटर यूनिट सेल क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायन या दो जो टाइप के पार्टिकल होंगे उनका रेशियो सेम नहीं आ रहा था, इसलिए जो यूनिट सेल बनेगा वो क्या बनेगा? इम्परफेक्ट बनेगा। समझो ना, बेसिकली यहाँ पे किस टाइप के कंपाउंड को हम लोग पढ़ते हैं, या तो आयनिक या तो मेटेलिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। और कोई भी आयनिक कंपाउंड तभी स्टेबल होगा जब उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन दोनों एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो, तभी वो यूनिट सेल क्या होगा? स्टेबल होगा। और हम लोगों ने एज सेंटर यूनिट सेल में जब कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे थे तो कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल टोटल 6 एज सेंटर को टच कर रहे थे, लेकिन एज सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल टोटल 2 कॉर्नर को ही टच कर रहे थे। तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर था कॉर्नर का 6 था और एज सेंटर का कितना था? 2। तो 6:2 रेशियो में वो मॉलिक्यूल क्या थे? प्रेजेंट करेंगे। तो यही तीन यूनिट सेल हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग को पढ़ना है एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। अब किसी भी टाइप के यूनिट सेल में देखोगे, अगर इसमें लैटिस पॉइंट को देखोगे तो इसमें टोटल लैटिस पॉइंट 8 है, जो 8 कॉर्नर होंगे। बीसीसी में देखोगे तो 8 कॉर्नर एंड 1 बॉडी सेंटर, और एफसीसी में देखोगे बेटा तो 8 कॉर्नर एंड 6 क्या होगा? फेस सेंटर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 आएगा। बीसीसी में देखोगे तो 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1, तो 8 इंटू 1/8 1 प्लस 1 बॉडी सेंटर, इसमें कितना आएगा? 2। और इस केस में 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेस कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 1 प्लस 3 कितना जाएगा? 4। तो हम लोग जेड क्या बोलते थे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो इस केस में जो जेड की वैल्यू आएगी ये 1 होगी, ये 2 होगा और ये कितना होगा बेटा? 4। क्योंकि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या थे? 4। तो हम लोग एज लेंथ भी निकाले थे, तो सबसे छोटा एज लेंथ किसका था? एससीसी का। देन बीसीसी, सबसे बड़ा क्या होगा? एफसीसी। क्योंकि इसमें 4 एटम एक यूनिट सेल में आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर भी किसी का था? एफसीसी का ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। तो सबसे ज्यादा क्लोजली पैक भी यही था, तो पैकिंग एफिशिएंसी भी इसी का ज्यादा था। तो अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? इस यूनिट सेल का जो एज लेंथ होगा, एज लेंथ का क्यूब कर दो तो वही क्या जाएगा? वॉल्यूम। उस वॉल्यूम में कितना एटम प्रेजेंट होंगे वही तो यूनिट सेल का वेट होगा ना। तो वेट निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई 1 एटम का वेट, वही तो वेट ऑफ यूनिट सेल होगा ना। और इसी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि D इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक एटम का वेट कैसे निकालेंगे? तो उसका एटॉमिक वेट अपॉन Na, और नीचे में वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? AQ। मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर बार जब डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू A अपॉन AQ इंटू क्या बेटा? Na। ये किस में आ जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। दूसरी चीज मैंने कहा था कि जरूरी आपको एज लेंथ नहीं गिवन होगा, आपको हर केस में जनरली एटम का ही इंफॉर्मेशन गिवन होगा, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर ही दिया हुआ होगा। तो इस केस में रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल में मैंने एक रिलेशन बताया था। कहा था इसमें पार्टिकल एज के अलोंग टच करते हैं, तो इस केस में जो व्हेन 2 पार्टिकल टचेज ईच अदर, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2r। तो इसमें पार्टिकल अगर एड्ज के अलोंग टच करते हैं तो 2 कॉर्नर पे रखे पार्टिकल टच करेंगे, तो 2 कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस एड्ज लेंथ a के बराबर होगा, और रेडियस के टर्म्स में बात करूं तो वो 2r के बराबर होगा। इस केस में जो पार्टिकल टच कर रहे हैं ये a किसके बराबर होगा? 2r। बोलो हाँ या ना। दूसरे केस में बात करूं बीसीसी में, तो पार्टिकल बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होगा? a√3। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a√3। और कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? तो देखो, एक कॉर्नर, दूसरा अपोजिट कॉर्नर, बीच में एक बॉडी सेंटर, तो 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं। व्हेन 3 पार्टिकल टचेज ईच अदर देन उनके बीच का डिस्टेंस
4r के बराबर होगा। तो जो a√3 है वो 4r के बराबर होगा। एफसीसी में पार्टिकल फेस डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं और फेस डायगोनल का डिस्टेंस a√2, ये किसके बराबर होगा 4। अब यहाँ से a को किसके टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर लोगे, r के टर्म्स में, और यहाँ पे आपको वो वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है। फिर मैंने ये भी कहा था कि जब अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 2r ही होगा ना। और 2r डिस्टेंस को अलग से एक नाम देते थे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, अगर एक पार्टिकल को अगर दूसरा पार्टिकल टच कर रहा है दैट मीन्स इसका पड़ोसी क्या होगा, ये। तो अगर मैं रेड वाले की बात करूं तो रेड का नेबर कौन सा होगा, ब्लैक, और ब्लैक का नेबर कौन सा होगा, ब्लैक का नेबर कौन सा होगा, रेड। लेकिन अगर मैं इसमें एक ग्रीन पेन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देखना, चलो 3 कलर मैंने पेन लिया है। अब बताओ रेड पेन का नेबर कौन सा होगा, ब्लैक। तो रेड के लिए ग्रीन क्या होगा, मतलब एक पड़ोसी के बाद का पड़ोसी। मतलब मैंने अगर आप रेड से पूछे तुम्हारा पड़ोसी कौन है तो क्या बोलेगा, ब्लैक। फिर पूछेगा अगला पड़ोसी कौन सा होगा, ग्रीन होगा ना। ब्लैक को बोलेंगे नियरेस्ट नेबर और ग्रीन को बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और ग्रीन के बगल में अगर ये ब्लू पेन होता तो इसको बोलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और जब भी एक पड़ोसी बढ़ेगा तो डिस्टेंस कितने से बढ़ेगा, 2r से। क्लियर है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैंने यही कहा था कि नियरेस्ट नेबर की बात हम लोग जेईई मेन तक करते हैं, लेकिन आप फिर अच्छे लेवल का बात करो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात होगी। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रहे थे तो मैंने यूनिट सेल में एक एटम को फिक्स किया था और कहा था उसके रिस्पेक्ट में कितने डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस होते हैं, अपन वो डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे। और उस डिस्टेंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख लो। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो नेबर होगा, उसके बाद का जो डिस्टेंस होगा वो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, उसके बाद का जो डिस्टेंस होगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा। तो नियरेस्ट नेबर मतलब 2r, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब 4r। अब देखो ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है, अब ये एटम के बीच का, तो यही डिस्टेंस 2r से बढ़ गया ना, इसका डायमीटर, तो कितना से होगा 2r। तो जब भी एक स्फीयर बीच में आएगा डिस्टेंस को 2r से क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्लियर है। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला भी यहाँ रखते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के लेक्चर में लिया है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्रिस्टलाइन इन बीसीसी यूनिट सेल। तो सोडियम यहाँ पे एटम की बात क्या कर रहा है, सोडियम, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना होगा 23, इंफॉर्मेशन निकल गया। कह रहा है किस में है, बीसीसी में है। बीसीसी का मतलब 8 कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा 2। तो जब भी बीसीसी है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो 4r है वो a√3 के बराबर होगा। देखो यहीं पे लिखा है 4r इक्वल टू a√3। कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन क्रिस्टल इज 1.73 एंगस्ट्रॉम। चलो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पहला कह रहा है एटम कौन सा है, Na, तो एटॉमिक वेट कितना होगा 23। कह रहा है इस केस में जेड की वैल्यू कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बीसीसी, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्रिस्टल इज, तो नियरेस्ट नेबर मतलब कितना की वैल्यू है बेटा 2r। नियरेस्ट नेबर मतलब कितने की वैल्यू है 2r, और 2r किसके इक्वल है 1.73। क्वेश्चन में दिया हुआ है नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस 1.73। और अगर बीसीसी के लिए बात करें, किसके लिए बात करूं, बीसीसी के लिए बात किया जाए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 4r होता है वो a√3 के बराबर होगा। जो 4r होगा वो किसके बराबर होगा a√3। तो यहाँ से मैं 2r की वैल्यू निकाल लूं, बोलो, तो 2r इक्वल टू a√3/2, और 2r की वैल्यू 1.73 है ना, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू a√3/2 की वैल्यू दी हुई है, कितना 1.73 एंगस्ट्रॉम। बोलो हाँ या ना। तो पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, कह रहा है कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। क्या पूछा है, कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का एज लेंथ कितना होता है a, यूनिट सेल का एज लेंथ कितना होता है बेटा a। अब इस एक्सप्रेशन से उठा करके ले आओ तुम, कह रहा है 4r इक्वल टू a√3, 4r इक्वल टू a√3।
तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एड्स लेंथ ए की, तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा 4r/√3। क्वेश्चंस में कह रहा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब 2r की वैल्यू कितनी है 1.73, तो 4r को मैं क्या लिख सकता हूं 2/√3 मल्टीप्लाई 2r इजिकल टू ए। तो इसके जगह वैल्यू पुट कर दूं 1.73, बोलो हाँ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 1.73 इजिकल टू ए। और 1.73 किसकी वैल्यू होती है 1.73 किसकी √3 की वैल्यू होती है ना। तो अब देखो √3 से √3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एड्स लेंथ कितना आ गया 2, और 2 किस में आ गया एंगस्ट्रॉम। तो एड्स लेंथ की वैल्यू ए इजिकल टू कितना आ गया 2 एंगस्ट्रॉम। पहला पार्ट तो समझ में आ गया, इस पे इसी टाइप के न्यूमेरिकल ही बनते, कोई दिक्कत। दूसरा कह रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बताओ, क्या कह रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बताओ। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं फिर आगे बताता हूं। कह रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, क्या फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी का Z इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू। अब BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना 2, ए क्या है 1 एटम का वेट, सोडियम के 1 एटम का वेट कितना 23 अगर 1 एटम का वेट बोलेंगे तो AMU, और AMU को Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा ग्राम। AQ की वैल्यू कितनी है 2 एंगस्ट्रॉम, AQ की वैल्यू कितनी है, तो क्या यहाँ पे 2 का Q लेंगे, गलती कर दोगे बेटा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी किसमें है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये जो 2 एंगस्ट्रॉम है ना बेटा, इसको आपको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, किस में लाना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो चलो यहीं पे चेंज कर लेते हैं, A इजिकल टू कितना है 2 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10⁻⁻10 मीटर, और 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां से 1 मीटर उड़ा के ले जाऊं तो क्या लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली आपको पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो लिख दो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बोलो डिफिकल्ट है क्या। तो मुझे ये जो 2 लिया एंगस्ट्रॉम में जो है उसको किस में लाना पड़ेगा सेंटीमीटर में। प्रॉब्लम सबसे आसान होता है डेंसिटी का, बच्चे हर बार गलती करते हैं यूनिट में। मैंने पहले ही कहा था डेंसिटी में यूनिट्स का ध्यान रखना। डेंसिटी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे ग्राम पर ml में लेते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखूं 2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻23। पक्का। और ये वेट ऊपर किसमें है ग्राम, तो देखो यूनिट क्या गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या बोलते हैं ml। अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितना है 2 मल्टीप्लाई 23, नीचे ये 2 का क्यूब कितना 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब कितना हो जाएगा -24, तो 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻23। अब ये देखो 10⁻23 और 10⁻⁻24 कितना जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻ अगर -1 आता है तो ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो इस दोनों को अगर मैं ऐसे कैंसिल कर करके मल्टीप्लाई बाई 10 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यही हो जाएगी ना। 6 4 जा 24, अगर 1/25 होता तो क्या लिखते 0.04, ये लिखते ना। अगर 6 4 जा कितना 24 होता और ऊपर में 23 है तो 23/24 अप्रॉक्स टू कितना आ जाएगा 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी, आएगी ना। अरे इसको देखो ना, ये 4 और 6 कितना, तो जब इसको तुम अगर लिखते हो तो 23/24 इंटू 10, तो अगर ये 23 होता तो 1 होता, तो अगर ये 23/24 है तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू होगी, तो 1 से छोटी वैल्यू कितना 0.0809 ले लो, और उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना जाएगा 9.8, 9.9 के बराबर होगा वैल्यू। डायरेक्टली लिख दो, आप अप्रॉक्स कर लेना कैलकुलेटर में। तो ये 9.8 के अप्रॉक्स ये ग्राम
पर ml में आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बोलो समझा या नहीं समझा? डिफिकल्ट था क्या? आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको रिकॉल नहीं करा रहा था कि जब भी यूनिट सेल मिले तो तुम उसके जितने डिस्टेंस रेडियस के बीच में रिलेशन होता है आप उसको निकाल लो, और वो एक बार विजुलाइज हो गया तो ये चैप्टर सबसे आसान है। आंसर क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 5.4 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी दे रखी है बेटा, तो डेंसिटी कितना होगा, 5.4 ग्राम पर ml। ये किसके बराबर होगा, इन क्रिस्टलाइज्ड एफसीसी लैटिस। एफसीसी का मतलब जेड कितना हो गया, 4। और दूसरी चीज इस केस में जो a√2 है ये किसके बराबर होगा, 4 है। हमेशा ये रिजल्ट याद रखो, 3 चीजें याद रखो, हमेशा काम होगा। 2 पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे तो डिस्टेंस 2r, 3 टच करेंगे तो 4r। एससीसी में एड्स के लॉन्ग टच करेंगे तो a होगा, बीसीसी में बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4r। और एफसीसी में डिस्टेंस कितना होगा, 4r a√3 के बराबर होगा, और एफसीसी में 4r a√2 फेस डायगोनल के बराबर होगा। तो यहां से r की वैल्यू कितनी निकल गई, a की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी, a = 2√2। कोई दिक्कत? एटम कौन सा है, एल्युमिनियम, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 27। कोई दिक्कत? कह रहा है डिटरमाइंड एटॉमिक रेडियस। आज हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। Z = डेंसिटी = Z × A/, अपने को वैल्यू क्या चाहिए, AQ की वैल्यू चाहिए। अब AQ को भी चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा, 2√2r। जब इसको वैल्यू पुट करोगे तो Z × A/2√2 r का क्यूब इंटू n। 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब 2√2, तो ये 16√2 r क्यूब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो Z × A/16√2 r क्यूब इंटू क्या बेटा, n। r क्यूब की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, तो r क्यूब = Z × A/16√2 इंटू Na मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब सारी वैल्यू पुट कर दे, की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम पर 4। A कितना है, 27। ये वैल्यू कितना है, 16√2, ये 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितना है, 5.4 ग्राम पर ml। कोई दिक्कत? अब देखो ये 4 नंबर है, ये वेट है, वेट है ना। ये 16√2 का कोई मतलब नहीं है, Na वेटो नंबर है। डेंसिटी कितने में किसमें होगी, तो ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको लिखोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ये r क्यूब करोगे तो सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जब r की वैल्यू निकालोगे तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा ना, पक्का। सॉल्व करके निकाल लोगे, और सॉल्व करके निकाल के देखो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूं तो r = हो जाएगा बेटा, देख 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। तो ऊपर में कितना आ गया, 9, नीचे में कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8√2, और ये 10⁻³ कितना है, 23। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 ऊपर जाएगा कितना, 10⁻23। कोई दिक्कत? इसको अगर -28 ले लो, इसको अगर 9 × 1 = 9, 0.6, तो ये कितना जाएगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई 48√2 सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। डिफिकल्ट था क्या क्वेश्चन? इसी टाइप के क्वेश्चन अब तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना,
ये डिस्टेंस दिया हुआ है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मतलब 2r की वैल्यू नहीं है, 2r की बाद की जो वैल्यू है ना उस डिस्टेंस की यहाँ पे बात की हुई है। कोई दिक्कत? पहले आप इसको लिख लो, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन एलिमेंट जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, कह रहा है क्रिस्टलाइज इन सीसीपी। अभी देखो सीसीपी अब तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ेंगे ना वहां पे 2 अरेंजमेंट आएंगे, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद है ना 3 डायमेंशनल में 6 था, कंपनी नेम और मोबाइल नंबर याद कराया था। मोबाइल नंबर क्या था 32132411121 और कंपनी नेम क्या था CTOHRMT, जिसमें एक क्यूबिकल था दूसरा हेक्सागोनल था। मैंने कहा था उन सब में यही 2 को हम लोग पढ़ेंगे जो सिमेट्रिकल होता है, और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन कौन सा था, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हम लोगों ने पढ़ाया था ना। तो आउट ऑफ दिस 6 हम लोगों को 2 अपने सिलेबस में पढ़ना है, क्यूबिकल और हेक्सागोनल। तो सीसीपी का मतलब ही होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और वहीं पे मैंने नाम लिखाया था सीसीपी इज नथिंग बट एफसीसी। सीसीपी को हम लोग किसके जैसा ट्रीट करेंगे, एफसीसी के जैसा। तो अभी के लिए हम इतना ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि ये क्या है, एफसीसी है। कोई दिक्कत? कह रहा है एन एलिमेंट मोलर मास 60 ग्राम पर मोल क्रिस्टलाइज इन सीसीपी। सीसीपी का मतलब माइंड में क्या आ गया, एफसीसी। लेटिस इफ डेंसिटी इज 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है 6.25 ग्राम पर ml। 6.25 ग्राम क्या होगा बेटा, पर ml हो गया। आगे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इज d एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d एंगस्ट्रॉम है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। क्लियर है? चलो पहले एफसीसी यूनिट सेल से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा देखना नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ। कोई दिक्कत? इस पॉइंट कहाँ पे होंगे, ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर, यही होंगे ना बेटा। तो ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? चलो और उसके बाद कहां से होंगे, मैं अदर कलर से दिखा देता हूँ। फेस सेंटर, तो देखो टॉप का फेस सेंटर, बॉटम का फेस सेंटर, 2 साइड का फेस सेंटर लेफ्ट और राइट, बचा कौन कौन सा, फ्रंट और बैक। तो ये फ्रंट का है, ये बैक का है। कोई दिक्कत? इस केस में हम लोग निकाल चुके थे कौन से पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे। तो इस केस में हम लोगों को पता था कि ईच कॉर्नर अपने फेस सेंटर को टच करते, ये था ना पार्टिकल अलोंग फेस डायगोनल टचेज ईच अदर। ध्यान से देख, तो ये किसको टच करेगा, ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे टच करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है a√2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a√2 का हाफ। अरे हाँ, है ना। तो इस केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस dnn इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू a√2/2 हो जाएगा। जो डिस्टेंस 2r जो यहाँ पे किसका, a/√2 के बराबर होगा। बोल कोई दिक्कत बेटा? तो जिसमें सबसे छोटा जो डिस्टेंस है ये a/√2 है, हाँ या ना। अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सा है, कोई दिक्कत? तो इसका अपोजिट डिस्टेंस कितना है, चलो इसको नंबरिंग करके समझते हैं। अगर मैं इस सारे पार्टिकल को नंबर कर दूं तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर। 8 और 6 कितना, 14। देखो 14 है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये 1 को फिक्स कर देता हूँ, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कर रहा हूँ। 1 को फिक्स कर देता हूँ और 1 के रिस्पेक्ट में पहले पार्टिकल का पोजीशन देखता हूँ कहाँ कहाँ पे है। क्लियर है? ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 को फिक्स कर देता हूँ ब्लॉक बना करके। ठीक है बेटा, फिक्स कर दिया। अब 1 के रिस्पेक्ट में देखो 2 कहाँ पे है, 1 के रिस्पेक्ट में 2 एड्ज वाला, 1 के रिस्पेक्ट में 2 एड्ज वाला है ना। तो अब बताओ 1 के रिस्पेक्ट में एड्ज ढूंढो। एड्ज मतलब डिस्टेंस कितना, a। कौन कौन से मिलेंगे, 2, 4 एंड 10। देखो यही ना, ये एड्ज पे है, ये एड्ज पे है और ये एड्ज पे है ना। तो यहां देखो
पार्टिकल नंबर 2, 4 एंड 10 ए डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत? इस 1 के रिस्पेक्ट में 3 कहां पे है? फेस सेंटर। 1 के रिस्पेक्ट में 6 कहां पे है? फेस सेंटर। और 1 के रिस्पेक्ट में 7 कहां पे है? फेस सेंटर। नहीं समझ में आए तो फिर से यहां देख लो। इस कॉर्नर को ध्यान से देखो। इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एक एड्ज ये मिलेगा, एक एड्ज ये मिलेगा और दूसरा एड्ज ये मिलेगा, तो 3 ए डिस्टेंस पे हो गए। अब इसके रिस्पेक्ट में ये फेस सेंटर मिलेगा, तो सिमिलरली ये फेस सेंटर मिलेगा और सिमिलरली ये फेस सेंटर मिलेगा। 3 पार्टिकल, बोलो हाँ या ना? तो 3 पार्टिकल वो कौन कौन से? अपर फेस, साइड का फेस एंड पीछे का फेस। तो अपर 3, 6 एंड 7, बोलो हाँ या ना? तो पार्टिकल जो है ये फेस सेंटर पे कितना? a/√2 पे 3, 6 एंड 7। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। कोई दिक्कत बेटा? नहीं ना? अब देख लो, ए के रिस्पेक्ट में 5 कहां पे है? फेस डायगोनल पे। ए के रिस्पेक्ट में 13 कहां पे है? फेस डायगोनल पे। और ए के रिस्पेक्ट में 11 कहां पे है? फेस डायगोनल। बोलो हाँ या ना? 2 हो गया ना? कौन कौन से? 5, 13 एंड 11, यही ना? 5, 11 एंड 13 हो गया बेटा। नेक्स्ट डिस्टेंस फिल्टर करते हैं। तो ये 5 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, हो गया ना? अब यहां देख लो, ए के रिस्पेक्ट में 14 कहां पे? 3, 3, 6, 3, 9 और एक क्या? 10। अभी भी 6 पार्टिकल बचे हुए होंगे, तो 6 पार्टिकल देखो। ए के रिस्पेक्ट में 8, ए के रिस्पेक्ट में 8 का डिस्टेंस देख लो। नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों? ये ए है, इससे मैंने ये डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब इससे मेरा ये फेस सेंटर का डिस्टेंस निकालना है, हाँ ये ना? तो इस फेस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, चलो एक बार कैलकुलेट करने में क्या जाता है, हम लोग मैथ के स्टूडेंट है ना, भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ वाले निकालेंगे, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना है? a/2। पार्टिकल कहां रखा है? इच कॉर्नर पे। अरे बोलना, ये डिस्टेंस कितना है? a/2। तो मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। बताओ कहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? इसको यहां से मैच कर दो। ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस कहां से कहां का डिस्टेंस हो गया? ध्यान से देखना, मुझे 8 का चाहिए, ध्यान से देखना, इस क्यूब को मैं तुमको दिखा रहा हूं, 8 का चाहिए। इस फेस सेंटर से ये फेस सेंटर, इस फेस सेंटर से ये एड सेंटर, a/2, बोलो हाँ या ना? ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a/2, तो ये डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ना? ये a है, ये a/2 है, तो ये डिस्टेंस निकाल ले। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ले ले। ये a है, ये a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल से a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, रूट अंडर, यही होगा ना? तो ये कितना हो जाएगा? a² प्लस a²/4, तो कितना हो जाएगा? 5a²/4, तो a/2 रूट अंडर 5। बोलो होगा या नहीं होगा? बोल ध्यान से। नेक्स्ट देख बेटा, तो ये निकल गया, तो ये कौन सा डिस्टेंस निकला? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना? a/2, तब ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एक और बना लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना? a/2 रूट अंडर 5, और ये डिस्टेंस कितना? a/2, तो ये निकालो, क्योंकि अभी तो राइट एंगल है। देखो उस डिस्टेंस को निकालोगे तो वो डिस्टेंस a से बड़ा ही होगा, तुम निकाल के देख लो। तो अगर पार्टिकल a/√2 डिस्टेंस पे है, तो ये नियरेस्ट नेबर हुआ, सबसे छोटा डिस्टेंस, और उससे जो बड़ा डिस्टेंस होगा वही तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा ना। जरूरी थोड़ा नहीं कि हमेशा पड़ोसी का घर तुम्हारे घर के सटा ही हुआ हो। समझो गुप्ता जी यहाँ पे और मेहरा साहब यहाँ पे और चोपड़ा साहब यहाँ पे,
तो गुप्ता जी के लिए मेहरा नेबर हो गया ना, नियरेस्ट नेबर, और चोपड़ा साहब क्या हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा वो नियरेस्ट नेबर होगा। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा डिस्टेंस है, तो सबसे छोटा होगा a/√2। तो a/√2 क्या हो गया, नियरेस्ट नेबर। तो a/√2 के बाद जो बड़ी वैल्यू होगी वही तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा ना। और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सी वैल्यू है, a। कौन सी वैल्यू है, a। समझ में आया? तो इस यूनिट सेल में जो कह रहा है एफसीसी में रेंज है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इज d, मतलब ये d क्या हो गया, एड्ज लेंथ है। क्या दिया हुआ है, एड्ज लेंथ दिया हुआ है। समझ में आया? सब लोगों को आया समझ में? मैंने क्या किया, एफ सिंपल नहीं, एक्सप्रेशंस लग रहा है नहीं समझा। मैंने सिंपल क्या किया कि एफसीसी में पार्टिकल को अरेंज किया और उसका सबसे नियरेस्ट नेबर, सबसे छोटा डिस्टेंस निकाला। तो पार्टिकल अलोंग फेस डायगोनल टच कर रहा था, तो कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा। तो वो डिस्टेंस कितना था, a√2। वो डिस्टेंस कितना था, a√2। वो डिस्टेंस कितना था, a√2। अब a√2 के बाद का जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्टेंस नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा ना। और a√2 के बाद का डिस्टेंस कौन सा है, a। a√2 के बाद का डिस्टेंस कौन सा है, a। और a क्या हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। क्योंकि a से बड़ी वैल्यू कौन सी है, a√2, और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, a√3। तो जो पार्टिकल a√2 पे है वो नियरेस्ट नेबर होगा, जो पार्टिकल a पे है वो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, जो पार्टिकल a√2 पे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, और जो a√3 पे है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। क्लियर है? इसमें पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ ए। तो लगा दे डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, z इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू क्या, और डायरेक्टली यही ए की तो वैल्यू पूछा है ना। और ए क्या है यहाँ पे, डी, क्योंकि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की वैल्यू डायरेक्टली क्या दे दिया, डी, और डी ही पूछ दिया। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है इस क्रिस्टल का, 6.25 इज इक्वल टू जेड कितना होगा एफसीसी में, 4 होगा ना एफसीसी में। ए कितना है 60 अपॉन एन ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴ कितना बेटा 23। और नीचे में क्या ले लूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ना, और वॉल्यूम कितना होगा साइड का क्यू, और यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, वो एडजेंस के बराबर होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, डी का क्यू ले लो। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 60 अपॉन 6.25 × 6 इंटू 10⁻23। क्लियर? ये d आ गया, d किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ जाएगा बेटा। सॉल्व करके लिख लोगे ना, सॉरी d क्यू है ना, हाँ, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू होगा, तो फिर स्क्वायर रूट करो। ये 6 से ये 10, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा 40 होगा, तो ये कितना जाएगा d इज इक्वल टू 40 अपॉन 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको सबसे जो डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन होंगे ना वही पूछेंगे। क्योंकि डेंसिटी में क्या पूछ सकता है, या तो एड लेंथ का फेस के रेडियस से, पार्टिकल के रेडियस से रिलेशन दे करके डेंसिटी पूछ सकता है, या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट पूछ सकता है, या उसका डेंसिटी दे करके साइड पूछ सकता है, या रेडियस पूछ सकता है, या कभी कभी तुमको यूनिट सेल भी पूछ सकता है कि किस टाइप का यूनिट सेल है, मतलब जेड की वैल्यू निकालना। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पार्टिकल को अरेंज करते हैं। अब तक हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे थे, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं तो उसमें वॉइड्स कैसा बन रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। चलो ब्लैक बोर्ड क्लीन करने से पहले जैसे समझो मैं 3 पार्टिकल को, या तो वॉइड्स एक प्लेन में हो सकते हैं, या तो वॉइड्स प्लेन से बाहर हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट वॉइड्स 2 टाइप्स के होंगे। एक को बोलते हैं प्लेनर वॉइड्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन प्लेनर वॉइड्स। जैसे ध्यान से देखना, 3 स्माइली बॉल जो आप मॉल मार्ट से लाते हो, येलो कलर वाली देखते हो ना, लोग कार के पीछे भी लगाए रहते हैं। 3 स्माइली बॉल को तुम ले आओ, ठीक है, और इस 3 स्माइली बॉल को तुम ऐसे रख दो। मेरे ध्यान से देखना, तो तीनों के सेंटर को मिला दो स्माइली बॉल के, तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है।
और ये आइसोलेटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि तीनों स्माइली बॉल सेम है, तो इसका भी रेडियस r, तो ये भी r एन r क्या हो जाएगा 2r, ये भी r एन r 2r, ये भी r एन n 2r, तो तीनों डिस्टेंस 2r टू आइसोलेटरल ट्रायंगल। और ये दिख रहा है तुमको ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट ट्रायंगुलर है बेटा, तो ध्यान से देखो इसमें जो वॉइड्स भी बन रहे हैं ना वो ट्रायंगुलर बन रहे हैं, वॉइड्स जो बन रहे हैं वो ट्रायंगुलर रख रहे हैं। और उस वॉइड्स पे किस साइज के तुम पार्टिकल को रख सकते हो उसको हम लोग स्मॉल आर ले लेंगे। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे स्मॉल आर जो लेंगे वो रेडियस ऑफ पार्टिकल विच आर प्रेजेंट एट वॉइड्स, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस ऑफ वॉइड्स, एक ही बात हो गया ना। और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पार्टिकल, ये रेडियस ऑफ वॉइड्स। तो तुमको लगा ना कि अगर पार्टिकल को अरे मतलब ट्रायंगुलर में रख रहे हैं तो वॉइड्स में कुछ ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब इस केस में देखो इन तीनों पार्टिकल जो स्माइली बॉल का जो सेंटर होगा वो सेम एक ही प्लेन में होगा, सेंटर ऑफ मास कौन सा चैप्टर देखो एक ही प्लेन में होगा ना सबका सेंटर, और जो वॉइड्स है उसका भी सेंटर उसी प्लेन पे होगा। तब व्हेन पार्टिकल center of particle and center of voids are in same plane, then such kind of voids is called as planar voids। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो voids बना उसके ऊपर अगर मैं किसी चौथे पार्टिकल को डाल दूं, एक चौथा स्माइली बॉल अगर यहाँ डाल दूं तो अब voids उसके ऊपर बनेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन प्लेनर voids। अब देखो ये किस टाइप का अरेंजमेंट हुआ, याद है टेट्राहेड्रल, तीन पार्टिकल और एक ऊपर लाइक दिस, तीन पार्टिकल यहाँ थे तीनों और चौथा पार्टिकल यहाँ पे टेट्राहेड्रल, और ये जो सबका ज्वाइंट है यही तो वॉइड्स बना होगा ना, इसी वॉइड्स को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कब बना, जब किसी ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर अगर मैं चौथे पार्टिकल को रख दूं तो उससे जो वॉइड्स बनेगा वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जो टेट्राल ज्योमेट्री हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, अब यहाँ क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे निकालते हैं। तो समझ रहे हो ना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। समझो तीन चार स्माइली बॉल से बना, देखो चार स्माइली बॉल से हम दूसरे टाइप का वॉइड्स बनाते हैं, ध्यान से देखना। चार स्माइली बॉल है, चारों को मैंने सेम प्लेन में लिया, हम लोग वन बाय वन हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। तो किस टाइप का अरेंजमेंट है, कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और देखो वॉइड्स भी कौन सा है, स्क्वायर है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वॉइड्स अरेंजमेंट। प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, पक्की बात, हाँ या ना। चार पार्टिकल हो गया, समझ रहे हो। अब मैं क्या करता हूं, चौथे पार्टिकल पांचवें पार्टिकल को इसके ऊपर से रखता हूं, कैसे रखता हूं, इसके ऊपर से, और छठे को इसके नीचे से डाल देता हूं। मतलब चार पार्टिकल को ऐसे रखा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस, ऐसे चार पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ बचना एक पार्टिकल यहाँ से और एक पार्टिकल यहाँ से ऊपर नीचे से रख दिया, तो ऐसे टाइप से बनेंगे। मैंने कहा था ना लाइक दिस, एक चार एक ऊपर को रख दिए ना, ऐसे 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 और ऐसे, चार फेस यहाँ और चार फेस नीचे, क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल। मतलब अगर स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स के ऊपर एक पार्टिकल ऊपर और एक नीचे आ जाए तो वॉइड्स क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, पक्की बात। चलो हम लोग यही पढ़ने वाले, मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा हेडिंग डालने से पहले सब कुछ रिकॉल हो जाए। ट्रायंगुलर वॉइड्स जो अभी पढ़ा था, इसके ऊपर तीन ट्रायंगुलर वॉइड्स को रखता हूं विथ अपोजिट एंड वाले, लाइक ऐसे वाला। ब्लू पेन का सेंटर ऐसा था, ध्यान से सोच, और रेड पेन का सेंटर कैसा था, ये रखा था ना। देखो रेड पेन के पार्टिकल का सेंटर और ब्लू पेन के पार्टिकल का सेंटर कैसा था, बोला ना। ये चैप्टर पूरा इमेजिनेशन है, या तो वैल्यू रट लो या इमेजिनेशन कर लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। यही होगा, कितने फेस बनेंगे, फिर 8। इसका साइड इसके कॉर्नर से देख, इसका साइड और इसके वर्टेक्स से एक फेस बनेगा ना। अरे ऐसे ऐसे एक फेस बना, नहीं समझा क्या। अरे रेड पेन वाले का साइड लो और ब्लू पेन वाले का कॉर्नर लो, तो एक फेस नहीं बनेगा। इसी पार्ट को देखना है ना। और इसके ऊपर ये ऐसे आ गया, इसका साइड ऐसे ऐसे और ऐसे, एक फेस नहीं बन रहा है। इस पेन का साइड और नीचे वाले ब्लू पेन का कॉर्नर से एक फेस बन रहा है ना, तो ये तो मैंने लिया। ये होगा, दूसरा फेस ये होगा, तीसरा फेस ये होगा,
तो मैंने अभी रेड पेन वाले का साइड लिया है, दूसरा क्या करेंगे, ब्लू पेन वाले का साइड होगा। तो तीन फेस, अभी देखो एक फेस रेड पेन वाले के इस साइड से तीन फेस बना, चौथा फेस इससे बनेगा, इसके साइड से, इसके साइड से और इसके साइड से, 6 फेस हुआ। एक फेस तो ये ब्लू वाला खुद है और एक फेस ये रेड वाला खुद है, फिर भी कितना बना, 8 फेस बना। वापस ये ऑक्टाहेड्रल बना। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दो टाइप से बना। अगर ट्रायंगुलर के ऊपर एक ट्रायंगुलर को रख दूं तो कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। या स्क्वायर प्लेनर के ऊपर नीचे एक पार्टिकल को रख दूं तो भी क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा। प्लेनर दो ही टाइप के वर्ड्स बनेंगे, कब कब, या तो ट्राइगोनल प्लेनर या स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है। तो प्लेनर वर्ड्स में हम लोग को दो पढ़ना है, कौन कौन सा, ट्रायंगुलर और स्क्वायर प्लेनर। और नॉन प्लेनर में हम लोग को पढ़ना है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल, क्यूबिकल भी देख लो जब इतना कुछ हम लोगों ने देखा है। तो इसी चार के ऊपर एक चार को रख दो, 4 पार्टिकल हुआ ना, और इसी 4 स्माइली बॉल के ऊपर एक 4 स्माइली बॉल को रख दो तो एक क्या बनेगा, क्यूब जैसा बनेगा। सोच के देखना, नहीं तो जाओ 5-5 रुपए की बॉल आती है किसमें, मॉल मार्ट में, और उसको लेकर के फेविकॉल से चिपका चिपका करके तुमको दिखाऊंगा। और इसी 4 के ऊपर अगर 4 को रख दूं बनेगा, क्यूबिकल वर्ड्स बनेगा ना। और इस केस में जो अरेंजमेंट भी क्यूबिकल और वर्ड्स भी क्या क्यूबिकल। तो टोटल 5 टाइप के वर्ड्स बनेंगे। आज के टॉपिक में इसी को हम लोगों को पढ़ना है। प्लेनर में 2 बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। और नॉन प्लेनर में 3 बनेंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। ऑक्टाहेड्रल बनने की 2 पोजीशन है, कब कब, या तो ट्रायंगुलर के ऊपर ट्रायंगुलर रख दो उल्टा करके, या स्क्वायर प्लेनर के ऊपर नीचे पार्टिकल को। बोलो समझा या नहीं। तो फ्रेश हेडिंग डालो, टाइप ऑफ वर्ड्स। इसमें लिखना बेटा एक लाइन, गैप फॉर्म इन बिटवीन टचिंग स्फीयर, गैप फॉर्म इन बिटवीन टचिंग स्फीयर आर नोन एज इंटरस्टिशियल वर्ड्स। Gap form in between touching sphere are known as interstitial voids. It is of 2 types. It is of 2 types. 2 टाइप्स के होंगे, एक को बोलते हैं प्लेनर वर्ड्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन प्लेनर वर्ड्स। हम लोगों ने देख चुका था। प्लेनर वर्ड्स किसको बोलेंगे, जिस केस में सेंटर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटर ऑफ स्फीयर आर इन सेम प्लेन, देन इट इज कॉल्ड एज प्लेनर वर्ड्स। और नॉन प्लेनर में व्हेन सेंटर ऑफ वर्ड्स एंड सेंटर ऑफ पार्टिकल आर इन डिफरेंट प्लेन, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन प्लेनर वर्ड्स। इंटरस्टिशियल वर्ड्स किसको बोलेंगे, जब आप किसी स्फीयर को, किसी पार्टिकल को अरेंज करोगे, जब पार्टिकल एक दूसरे को टच करेगा और उसके बीच में जो वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स फॉर्म बाय या गैप फॉर्म्ड बाय touching sphere are known as interstitial words. It is of 2 types. First one is called planar words, second one is called as non-planar words. Planar words are those words in which center of sphere and center of words are in same plane. जिसमें पहला तुम हेडिंग डालना planar words, इसमें लिखना planar words में words in which center of sphere, words in which center of sphere and center of particle, center of sphere and center of words are in same plane, are in same plane, are in same plane. ठीक है, लिखो it is also called as, it is also called as 2D words. It is also called as 2D, 2 dimensional of 2 type. ये 2 टाइप के होंगे, एक ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, दूसरा स्क्वायर प्लेनर होंगे। तो पहला, तो उस टाइप के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर वर्ड्स और स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। दोनों किसके एग्जांपल होंगे, प्लेनर वर्ड्स को। प्लेनर वर्ड्स किसको बोलेंगे, कि जो वर्ड्स फॉर्म कर रहा है उसका सेंटर एंड स्फीयर का सेंटर दोनों अगर सेम प्लेनर में हो तो उसी को क्या बोलेंगे, प्लेनर वर्ड्स। सेकेंड वर्ड जो कॉल्ड एज नॉन प्लेनर वर्ड्स। नॉन प्लेनर वर्ड्स या इसी को बोलते हैं 3D वर्ड्स, इसी को बोलते हैं स्पेस। क्लियर है। इसमें लिखना वर्ड्स इन विच सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स इन विच, वर्ड्स इन विच सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन सेम प्लेन, आर नॉट इन सेम प्लेन, आर नॉट इन सेम प्लेन
then these voids are called as non-planar voids. Then these voids are called as non-planar voids. It is of three types. जो voids है ये थ्री टाइप्स के voids होंगे. कौन कौन सा? टेट्राहेड्रल voids, ऑक्टाहेड्रल voids एंड क्यूबिकल voids. तो प्लेनर में दो टाइप्स के voids होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर voids एंड स्क्वायर प्लेनर voids. एंड नॉन प्लेनर में दो टाइप के voids होंगे, टेट्राहेड्रल voids, ऑक्टाहेड्रल voids एंड क्यूबिकल voids. क्लियर है? तो टोटल यही 5 टाइप के voids हम लोगों को पढ़ना है. 2 voids इन 3 डायमेंशनल, जिसमें हम लोगों को ट्राइगोनल एंड स्क्वायर पढ़ना है, और इसमें ज्यादातर हमको टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids को पढ़ना है. हम लोग देखेंगे क्यूबिकल voids को. आइए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं. कौन सा? ट्राइगोनल प्लेनर voids से हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. अब ध्यान से समझना कि ये voids बनते कैसे हैं, हम लोग को उसको भी पढ़ना है, और इस voids का रेडियस रेशियो क्या होगा हम लोगों को उसको भी पढ़ना है. क्लियर है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर voids. बनते कैसे हैं? जिसमें लिखना voids which is formed by touching 3 sphere are in same plane. जब 3 स्फीयर एक दूसरे को सेम प्लेन में टच करेंगे, उससे जो voids मिलेंगे बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर voids. एग्जांपल डायग्राम से देख लो. तो डायग्राम से देखो, अपना स्फीयर है, और इन 3 स्फीयर के अरेंज करने से जो voids बने, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर voids बोलते हैं. ट्रायंगुलर प्लेनर voids भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये 3 प्लेन में होगा. क्लियर है? अब इस voids का आप अगर शेप देखोगे, तो इस voids का आप शेप देखो, मैं ग्रीन पेन से दिखा दे रहा हूं. समथिंग लाइक दिस. इसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर voids. और इस voids पे, अब इस voids का समझो, ये r जो है, इस रेडियस, इस पार्टिकल का रेडियस है, उसका रेडियस कितना है? r. और वो जो voids बना, उस voids पे अपने को क्या करना है? किसी एक स्फीयर को रखना है. उस voids पे अपने को क्या करना है? किसी स्फीयर को रखना है. तो इस voids पे मिनिमम किस साइज के स्फीयर को रख सकते हो? तो देखो, मैंने इसे छोटे पेन से दिखाया. क्लियर है? इस voids पे तुम किस साइज के स्फीयर को रख सकते हो, और इसका रेडियस मैं ऐसे ले रहा हूं स्मॉल r. तुम मैक्सिमम जिस साइज के स्फीयर को रख सकते हो बेटा, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, वही रेडियस किसका रेडियस कहलाएगा? voids का रेडियस कहलाएगा. ध्यान से देखना कि इस कैप का जो स्पेस है, इस स्पेस को फिलअप करने के लिए अगर मैं इसको, इस पार्टिकल को डाल रहा हूं, इस पार्टिकल को डाल रहा हूं, तो इस पेन का जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, यही उस गैप का क्या होगा? रेडियस होगा. रेडियस ऑफ voids कैसे मेजर कर सकते हैं? तो रेडियस ऑफ इस voids में जो मैक्सिमम जिस साइज के स्फीयर को रखने की कोशिश करेंगे, उस छोटे वाले स्फीयर का जो रेडियस होगा, वही रेडियस किसका रेडियस कहलाएगा? रेडियस ऑफ voids. तो जो कैपिटल R है, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर या पार्टिकल जिसको आप रख रहे हो, और जो स्मॉल r है वो है रेडियस ऑफ क्या है? voids. दूसरी चीज, जब आप पार्टिकल को इस फॉर्म में रखोगे, तो देखो आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा ना, तो इस केस में जो अरेंजमेंट भी है ना, वो ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट है. क्लियर है? पक्का? और ये जो voids, इसी को क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल. ये जो रेडियस ऑफ voids है, इसी को मैं कह सकता हूं स्फीयर इन voids. जिसको आप कहां फिट कर रहे हो? voids में फिट कर रहे हो. कोई दिक्कत? तो अपने को क्या निकालना है कि अगर पार्ट स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, तो उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल r जो voids का रेडियस है, वो कितना होगा? बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? रेडियस रेशियो. क्लियर है? कैलकुलेट तो रेडियस रेशियो ऑफ ईच टाइप ऑफ voids. ये हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेट करना है. रेडियस रेशियो मतलब स्मॉल r बाई कैपिटल R की अपने को क्या करना है? वैल्यू बताना है. कोई दिक्कत? अब आओ, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आप जरा ध्यान से समझो. इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करता हूं, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए. क्लियर है? समझो, दिस वन इज स्फीयर 1,
इसका साइज कितना है ध्यान से देखना। चलो इसको मैच करा दो। क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनेगा, आइसोलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इसका हमेशा डिस्टेंस कितना होगा 2r, 2r, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा 2r। क्लियर है? इस छोटे डिस्टेंस में जो पार्टिकल है, यहां देखना, बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये रेडियस कितना है ओ, इस को ओ, ये ए और ये बी, ध्यान से ले लिया हूं ओ, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको मैं ले लेता हूं एक्स को। देखो दिस इज योर ए, दिस इज योर एक्स, और दिस इज योर ओ, दिस इज योर ट्रायंगल एक्स। ए से एक्स का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कितना है आर, ए से एक्स का जो डिस्टेंस ये रेडियस कितना है आर, ये रेडियस कितना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये रेडियस कितना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर ये आइसोलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, अगर आइसोलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी आइसोलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड एंगल है, और ये एंगल कितना है 60। उसको मिलाऊं तो ये इसके एंगल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। ये जो सेंटर है, तो ये तो एक छोटा स्फीयर है ना, और ये एक बड़े स्फीयर का रेडियस है, तो ये स्मॉलर यहाँ ओ से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस होगा ये कैपिटल आर प्लस क्या होगा स्मॉलर होगा। इसका मैं cos 30 ले लेता हूँ। cos 30 क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत? तो अगर मैं इसका cos 30 ले लूं बेटा, तो cos 30 क्या होगा बेस r अपॉन r प्लस r, कोई दिक्कत? और cos 30 की वैल्यू पुट कर दो, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू r अपॉन r। अब मैं क्या करता हूँ इसको बेटा रिवर्स करता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूं 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r, कोई दिक्कत? इस टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस, इस टर्म्स को लिख सकता हूं 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। इसको मैंने पहले क्या किया cos 30 लिया, cos 30 क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है r अपॉन हाइपोटेनियस r प्लस r। cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस r। तो अब मैंने क्या किया इसको उल्टा कर दिया, तो 2/√3 इज इक्वल टू r प्लस r बाई r। जब इससे मैंने क्या किया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस r बाई r, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा r प्लस r बाई r। अब यहाँ पे पुट कर दो, 1 को इधर ले आओ तो ये -1 आ जाएगा, तो 2/√3 -1 इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R, और स्मॉल r बाई कैपिटल R दैट इज योर रेडियस रेशियो। स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू, तो ये 2 अपॉन 1.732 -1, तो जो आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1.732 बाई 1.732, तो कैपिटल R बाई स्मॉल r इक्वल टू 0.155, कैपिटल R बाई स्मॉल r इक्वल टू 0.155। दैट मीन्स अगर आप ट्रायंगुलर वॉइड्स अरेंजमेंट में स्फीयर को रखते हो, अगर आप ट्रायंगुलर वॉइड्स अरेंजमेंट में रखते हो, तो जिस रेडियस का आप स्फीयर लोगे उसके 0.155 टाइम्स रेडियस ऑफ क्या होगा वॉइड्स होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ वॉइड्स r is equal to 0.155, that means radius of voids या radius of that sphere which are fitted in the voids is 0.155 times क्या radius of sphere। लिख लो इसको, तब हमको समझ में आएगा कि किस टाइप के अरेंजमेंट्स में वॉइड्स छोटे हैं, और जितने वॉइड्स छोटे बनेंगे उसका पैकिंग इफिशियंसी उतना क्या होगा ज्यादा होगा। एक बार फिर से समझ लो, अगर पार्टिकल को ट्रायंगुलर वॉइड्स अरेंजमेंट में रखते हो तो 3 पार्टिकल एक दूसरे को जब टच करेंगे उससे जो वॉइड्स मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड्स, कोई दिक्कत? तो अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो ए बी और एक्स, अगर ट्रायंगल का नाम मैंने लिया है
ए बी एंड सी। तो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो ये डिस्टेंस 2r, तो ये भी डिस्टेंस 2r, ये भी डिस्टेंस 2r, ये भी डिस्टेंस 2r। आइसोलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल इक्वल होगा, और तीनों एंगल भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री, तीनों एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर है? तो अगर आइसोलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से इस किसी भी एक पॉइंट को मिलाओगे तो वो उसके एंगल को बाइसेक्ट इक्वल हाफ में करता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो यही मैंने मिलाया। ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ वॉइड्स के इक्वल होगा। तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर आर और रेडियस ऑफ वॉइड्स आर प्लस आर, नीचे का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आर होगा, एंगल 60 होगा, 30 होगा उसका हाफ, 60 का हाफ 30। तो cos 30 मैंने लिया है, तो cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आर, हाइपोटेनियस कितना है आर बाई आर। इससे मैं सॉल्व करके क्या क्या निकाल दिया, कोई दिक्कत? तो आप आराम से इस टाइप से बेटा क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और इस केस में जब आप ट्रायंगुलर वॉइड्स अरेंजमेंट में स्फीयर को रखते हो तो उस केस में जो रेडियस रेशियो है स्मॉलर बाई कैपिटल आर वो 0.155 के क्या होगा, इक्वल होगा। आइए प्लेनर का हम लोग दूसरा देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। आप इसको बेटा समझ करके लिख लो अच्छे से। सेकेंड वन इज आवर स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। कब बनेगा, जब एक प्लेन में 4 स्फीयर एक दूसरे को टच करेगा तो उस टाइप के वॉइड्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। लिखना इसमें वॉइड्स फॉर्म बाय टचिंग 4 स्फीयर इन सेम प्लेन, वॉइड्स फॉर्म बाय टचिंग 4 स्फीयर all are in same plane is known as square planar voids, is known as square planar voids। जब 4 स्फीयर एक ही प्लेन में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो उस टाइप के वॉइड्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। ध्यान से देखो, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं बेटा। दिस वन इज स्फीयर नंबर 1 करना, आपसे भी डायग्राम बनेंगे। स्फीयर एक दूसरे को सेम प्लेन में टच कर रहे हैं तो इस केस में जो वॉइड्स बनेंगे उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। इस डॉट को मिला दो, व्हाइट से उसको मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूं बेटा। इस टाइप के वॉइड्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। और इस केस में मुझे पार्टिकल को यहां पे रखना है, दैट इज कॉल्ड। अब इस केस में जो इसका आर होगा, ये आर कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना है आर, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब मैं इसको क्या करूं, इसका एक डायगोनल ले लूं, तो इसका जो डायगोनल होगा ये इसके सेंटर को टच करेगा। ट्रायंगल के फॉर्म में अगर मैं दिखा दूं तो बेटा, तो ये भी साइड कितना होगा इसका, ये आर, तो ये आर। मैं क्या करता हूं, इस पे आपको ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी डी, और इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं। स्क्वायर है जिसका ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चलो ए बी सी डी से देख लो, डी एंड डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका हर साइड 2r के बराबर है। ये भी कितना है 2r, ये भी कितना है 2r। इसका जो डायगोनल होगा 2 होगा, और ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वॉइड्स का पार्टिकल है, फिर ये आर होगा, ये आर होगा, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। तो अब मैं ट्रायंगल ए बी सी बनाता हूं, दिस इज ट्रायंगल सी। जो डिस्टेंस है ये 2, देखो क्या होगा, ये डिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये जो डिस्टेंस होगा 2 इंटू आर प्लस आर, इसका सेंटर होगा। लेंथ के साइज को, सॉरी, इस स्क्वायर के लेंथ के साइज को ए ले लेता हूं। अगर मैं इसको ए पकड़ लूं तो ये भी कितना होगा ए, तो ये कितना हो जाएगा a√2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, ये डिस्टेंस कितना होगा ए, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a√2। तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ से देखूं तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, वो किसके बराबर होगा ए, और ए किसको मैंने लिया है 2r, यही तो है ए 2r की बात कर। दूसरा क्लियर है, इसमें AC को ले लेता हूं बेटा, AC इज इक्वल टू
और a रूट 2 किसके बराबर होगा 2 इंटू आर प्लस आर। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, चार स्फीयर को एक दूसरे को टच करते हुए रखा, जो अरेंजमेंट बना उसको बोलते हैं क्या स्क्वायर अरेंजमेंट, और इस केस में जो वॉइड्स है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। चारों स्फीयर के सेंटर को मैं टच कर दूं तो ये डिस्टेंस कितना 2 रेडियस के बराबर। वैसे भी देखो ना, व्हेन टू स्फीयर टचिंग ईच अदर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू आर 2r। तो ये आर 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, तो कंप्लीट एक स्क्वायर बना। जिसमें मैंने लिया ए बी सी एंड डी। जो ए बी की वैल्यू है वो 2r, बी सी की वैल्यू 2r, सी डी की वैल्यू 2r, ए डी की वैल्यू 2r। तो ये मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2r, उसी को डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया a। दूसरा, जब AC को मिलाया तो ये क्या डायगोनल, और डायगोनल एड्स लेंथ का रूट 2 टाइम्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा a रूट 2, और a रूट 2 टाइम्स अगर रेडियस में देखो तो बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर, तो r प्लस 2 स्मॉल r फिर r, यही डिस्टेंस क्या होगा 2 इंटू आर प्लस आर होगा, जो किसके बराबर होगा a रूट 2। अब यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो देखो a रूट 2 बाई ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस आर बाई आर। ए से ए कैंसिल और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर देख लो एक बार, आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर को इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस आर बाई आर लिख सकते हो। 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आर बाई आर, इसी को क्या बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो इस केस में जो रेडियस रेशियो है ये रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स क्या होगा रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब जो रेडियस ऑफ वर्ल्ड है वो 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ क्या होगा स्फीयर होगा। कब, जब आप स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स में पार्टिकल को अरेंज करोगे तो इसका रिजल्टेंट लिख देते हैं बेटा। इस केस में जो रेडियस है ये 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ इसके बराबर होगा स्फीयर के बराबर। मतलब वहां पे देखो किसमें ट्रायंगुलर प्लेनर में, तो ट्रायंगुलर प्लेनर वर्ड्स में क्या था कि जो रेडियस रेशियो था ये 0.155 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर था। मतलब इस केस में जो वर्ड्स बना उसका साइज ट्रायंगुलर प्लेनर वर्ड से क्या है बेटा ग्रेटर है, इस केस में जो वर्ड्स बना उसका साइज ट्रायंगुलर प्लेनर वर्ड से क्या है ग्रेटर है। तो ये प्लेनर में दो थे जिसका दो रेडियस रेशियो हमने निकाला, आप इसको समझ करके लिखो। फिर हम लोग थर्ड टाइप ऑफ वर्ड्स देखेंगे जो नॉन प्लेनर का होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड्स। वो कौन सा होगा बेटा अपना टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जैसे बेटा अपना टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो दो हम लोगों ने पढ़ चुके, ट्राइगोनल प्लेनर वर्ड और स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स जो प्लेनर वर्ड्स में थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन प्लेनर वर्ड्स में जो अपना पहला वर्ड्स है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देखना वर्ड्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग फोर स्फीयर इन सेम प्लेन एंड वन इन आइदर अपर प्लेन और इन लोअर प्लेन। तीन सेम प्लेन में होगा, चौथा या तो इसके ऊपर से डाल दो या नीचे से डाल दो। थ्री इन सेम प्लेन and one in upper or bottom plane is known as tetrahedral words, is known as tetrahedral words। तीन तो यहाँ पे है और इसके ऊपर से मैं चौथे को डाल दे रहा हूँ बेटा। तो अब जो ये वर्ड्स बना ना दैट वर्ड्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप इससे पहले बॉन्डिंग में भी देख चुके थे। अगर मैं यहाँ पे ये ज्योमेट्री की बात करूँ, एक मॉलिक्यूल मतलब CH4, इसकी ज्योमेट्री देख लो, ये भी टेट्राहेड्रल था। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की खास बात क्या है ध्यान से देख लो। इसमें हम लोग ऐसे दिखाते थे, दिस वन इज योर कार्बन एटम, इज योर हाइड्रोजन एटम। इस ज्योमेट्री को अपन बोलते थे टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये जो कार्बन एटम है आप इसको वाइड समझ लो, तीन सेम प्लेन में थे और एक क्या था प्लेन के ऊपर था, हाँ या ना। सेम इसी टाइप की इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी ज्योमेट्री होगी। अब इसी डायग्राम को अगर मैं दूसरा करके दिखाऊं और इस ज्योमेट्री को बोलते थे बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर।
और अगर इसको यहाँ से देखोगे तो हम लोग ऐसे दिखाते थे, क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल। कुछ इसी टाइप का ज्योमेट्री है कि 3 पार्टिकल एक प्लेन में है, चौथा उसके ऊपर डाल दो तो उस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ध्यान से देखना, इसी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सेम प्लेन में है, चौथा पार्टिकल होगा ये उसके ऊपर में होगा, लाइक दिस। समझो 3 यहाँ है, अगर ये एक प्लेन में होता तो यहाँ पे वाइड्स होता और चौथा उसके ऊपर होता। दिस इज योर 4th पार्टिकल। और यहाँ पे जो वाइड्स होता उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स। उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स। ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल वाइड्स। 3 पार्टिकल सेम प्लेन में, 3 पार्टिकल 1 2 3, 3 सेम प्लेन में, उसके ऊपर चौथा पार्टिकल, तो बीच में जो बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात करोगे बेटा, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर पार्टिकल सी, दिस इज योर पार्टिकल डी, और इस वर्ड्स को क्या लेता हूं, ओ। दैट मीन्स पार्टिकल ए पार्टिकल डी को टच कर रहा होगा, पार्टिकल डी पार्टिकल सी को टच कर रहा होगा, एंड पार्टिकल डी पार्टिकल बी को टच कर रहा होगा, बिकॉज ये जो रेड वाला पार्टिकल है ये तीनों पार्टिकल को टच कर रहा है ना बेटा, पार्टिकल है ये तो तीनों पार्टिकल को टच कर रहा है ना। पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी कितना होगा, ध्यान से बताओ। ए और डी के बीच का डिस्टेंस मैं एक अलग कलर के पेन से दिखा देता हूं, ब्लैक कलर के पेन से, कि ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2r। बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे पूछूं ए एंड ओ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कैपिटल R बड़े पार्टिकल का रेडियस और नीचे में जो वाइड्स है वाइड्स का रेडियस। अगर मैं एक ट्रायंगल से आपको दिखाऊं कि पार्टिकल ए और डी, देखो 2 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, O और डी, तो वाइड्स पे रखा हुआ पार्टिकल डी को टच कर रहा होगा, एंड O एंड A किसको टच कर रहा होगा, वाइड्स पे रखा हुआ पार्टिकल A को टच कर रहा होगा। दिस इज योर ट्रायंगल O, दिस इज योर ट्रायंगल D, दिस इज योर ट्रायंगल A। स्फीयर है जिसको आप रख रहे हो, A क्या है, स्फीयर, O क्या है, वाइड्स, और D क्या है, स्फीयर। तो A एंड D एक दूसरे को टच करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R, 2R। D स्फीयर है, O वाइड्स है, इस केस में स्फीयर वाइड्स को टच करेगा, तो ये डिस्टेंस R प्लस स्मॉल r होगा, और ये भी डिस्टेंस R प्लस स्मॉल r होगा। समझ में? दूसरा, अगर आप इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करोगे तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ध्यान से देखो, और इस केस में जो AOD ये एंगल बनेगा जिसमें एक डिस्टेंस, देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक ट्रायंगल बनाइए नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये इसको 2 पार्ट में कट करेगा, ये भी डिस्टेंस R, ये भी डिस्टेंस R। कोई दिक्कत? और ये एंगल कितना है, 109, तो यही एंगल को हम हाफ कर रहे हैं ना, यही एंगल को हम हाफ कर रहे हैं ना। एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये 54 डिग्री बराबर होगा, ये डिग्री जो 54 डिग्री 54 मिनट्स के बराबर होगा। सिंपल मैं कह रहा हूं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में अगर आप स्फीयर को अरेंज करते हो तो 3 सेम प्लेन में होगा, चौथा या तो प्लेन के ऊपर से होगा या प्लेन के नीचे से होगा, चौथा या तो प्लेन के ऊपर से होगा या प्लेन के क्या होगा बेटा, नीचे से होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगी, ये मैंने दिखाया, ये मैंने समझाने के लिए आपको टेट्राहेड्रल CH4 का एग्जाम्पल बताया है, और इसको मैंने समझाने की कोशिश करें कि समझो ABC 3 स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, चौथे के उसके उस ऊपर में डाले तो कहीं ना कहीं पार्टिकल 2 लेयर के बीच में जो एक सेंटर होगा उसी को क्या बोलेंगे, वही टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगा जहां पे आप स्फीयर को रखो। तो अपने को निकालना क्या था, इसका रेडियस रेशियो। अपने को निकालना क्या था, इसका रेडियस रेशियो। तो अगर मैं साइन यहाँ पे ले लूं तो साइन क्या होगा, साइन क्या होता है, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। साइन क्या होगा बेटा,
हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्योंकि ये डिस्टेंस आर, तो ये हाइट हो गया, ये थीटा के सामने का पोर्शन, ये क्या हो गया हाइट, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। और जब इस केस में जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर 0.225 के बराबर के बराबर होगा। तो अगर आप स्फीयर को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के फॉर्म में अरेंज करते हो तो उस केस में जो रेडियस रेशियो होगा 0.225 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? बनेंगे कैसे, सिर्फ आपको ये याद रखना है, और रेडियस रेशियो कितने होते हैं बेटा ये याद रखना है। अगर ये दो चीजें आप याद रख लिए तो आपका सारा काम हो जाएगा। आइए जो अपना फोर्थ टाइप ऑफ वर्ड्स थे, दैट इज आवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, दैट इज आवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये रिजल्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस केस में जो रेडियस रेशियो स्मॉलर बाई कैपिटल आर होगा 0.225 के बराबर होगा। मतलब वर्ड्स पे जो पार्टिकल को रखोगे ये 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ क्या होगा पार्टिकल। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट इज आवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, आपको बता देता हूं। फोर्थ हेड्रल वर्ड्स होंगे ना, टोटल 6 पार्टिकल के टच करने से बनेंगे। इसके बनाने के दो ऑप्शन थे, कल ही मैंने कहा था, या दो अपोजिट ट्रायंगुलर प्लेनर वर्ड्स को आप ऊपर नीचे रख दो तो भी यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, या स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स के ऊपर और नीचे एक एक पार्टिकल को रखोगे तो भी यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसमें लिखना वर्ड्स विच इज फॉर्म बाय टचिंग 6 स्फीयर, वर्ड्स विच इज फॉर्म बाय touching 6 sphere, word which is formed by touching 6 sphere is known as octahedral words, is known as octahedral words. It can be formed by two way, it can be formed by two way. इसको बनाने का दो तरीका है, in same plane and 3 in upper, 3 in same plane or 3 in upper or bottom plane, 3 in same plane and 3 in upper and bottom plane, 3 in same plane and 3 in upper या bottom, जिसमें 3 सेम प्लेन में होंगे, 3 या तो ऊपर या नीचे वाले प्लेन में होंगे। ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं, ले लो ऐसे। अब इसके ऊपर, अब इसका सेंटर देखोगे तो ध्यान से देखना बेटा, दिस दिस एंड दिस, तो ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हुई। सबके बीच का डिस्टेंस 2r 2r एंड 2r, 3 एक प्लेन में हो गया। या तो 3 इसके ऊपर से रखो या 3 इसके नीचे से रखो, यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लाइक देख लो, ऐसे जो ऊपर से उसको देख लो, ये अपोजिट में है। तो पहला मैं अगर रेड पेन से दिखा देता, ध्यान से देखो, पहला ब्लैक कलर से था तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना, और दूसरा जो ग्रीन पेन से है तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना। इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो कभी भी ऑक्टाहेड्रल अपने को स्ट्रक्चर के लिए बनाना पड़ेगा, फॉर स्ट्रक्चर। इस अरेंजमेंट को फॉर स्ट्रक्चर पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को समझना होगा तो आप इस टाइप से बनाओगे, कोई दिक्कत? या इसी डायग्राम को और अच्छे से आप समझना चाहते हो तो लाइक दिस देख लो, पहला आपने ऐसा रखा था पार्टिकल, दूसरा सेकंड प्लेन, 3 लोअर प्लेन में हम पार्टिकल को अगर अरेंज करें तो लाइक दिस। इस वर्ड्स को ही क्या बोलेंगे, ओवी, मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और ये हर पार्टिकल देखो, तो 3 पार्टिकल आपको यहां दिख रहे होंगे जो सेम प्लेन में होंगे, और 3 पार्टिकल आपको यहां दिख रहे होंगे जो सेम प्लेन में होंगे, और 3 पार्टिकल यहां जो सेम प्लेन में होंगे। और इसके बीच में जो वर्ड्स होगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स।
दूसरा हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल दो तरीके थे, या तो ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर ट्राइगोनल प्लेनर रख दे, अपोजिट दो ट्राइगोनल प्लेनर मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। दूसरा स्क्वायर प्लेनर के ऊपर अगर मैं एक पार्टिकल को रखूं और दूसरा स्क्वायर प्लेनर के नीचे रखूं तो भी आपका क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो सेकंड केस फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और इन सेम प्लेन कॉमा वन अपर एंड वन इन लोअर प्लेन, इस केस में जो वर्ड्स बनेंगे अपन उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। आइए मैं बना करके आपको ड्रॉ करता हूं, फिर आप चार सेम प्लेन में होंगे और इसके बीच में जो वर्ड्स बनेंगे इस वर्ड्स को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। अब एक स्फेयर को इसके ऊपर डाल दूं और दूसरा स्फेयर इसके नीचे डाल देता हूं, ध्यान से देखना। तो एक स्फेयर में इसके ऊपर डाल रहा हूं और दूसरा स्फेयर इसके नीचे डाल रहा हूं। तो इस केस में जो वर्ड्स बनेंगे ना उस वर्ड्स को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। पहले ध्यान से देखना, ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूं ये चार स्फीयर सेम प्लेन में, ऊपर के लाइन में है, दूसरा एक नीचे के लाइन में है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर के ऊपर और नीचे पार्टिकल को रख दो तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जब इसके ऊपर में रखूंगा तो ये इससे अरेंज होगा, देखना ध्यान से। इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये और ये जो अपना वर्ड्स बना दिस इज कॉल्ड एज, अगेन बोलो समझ में आया नहीं आया, क्लियर। तो स्क्वायर प्लेनर के एक पार्टिकल को ऊपर दूसरे को नीचे रखो तो इस केस में जो वर्ड्स बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और इस केस में फिर आप बात करोगे किसी भी दो स्फीयर, समझो ये स्फीयर इसको टच कर रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखो। दिस इज योर स्फीयर नंबर ए, दिस इज योर स्फीयर नंबर सी। तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, इसका भी कैपिटल आर इसका भी कैपिटल आर, 2r होगा। इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा ओ, ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इसके और सी के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। मतलब अगर ये ए है अगर ये सी है तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2r। ये डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस आर, और ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा। इस केस में भी जो रेडियस रेशियो होगा वो स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स के बराबर होगा और इसका भी रेडियस रेशियो होगा ये 0.414 के क्या होगा, बराबर। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दो मेथड से आप बना सकते हो, कब, ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर ट्राइगोनल प्लेनर को रख दो तो भी यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, या स्क्वायर प्लेनर के ऊपर नीचे पार्टिकल को रख दो तो भी आपको क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स लिखना। इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स its radius ratio is same as ये स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स के रेडियस रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। तो आप लिख लो इसको आराम से। लास्ट वन इज आवर क्यूबिकल वर्ड्स। लास्ट इन आवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज आवर क्यूबिकल। हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं, क्यूबिकल वर्ड्स। क्यूबिकल वर्ड्स में क्या होता है कि या तो स्क्वायर प्लेनर के ऊपर या नीचे आप वापस से स्क्वायर प्लेनर को रख दो। जो क्यूबिकल वर्ड्स होंगे वो बेसिकली 8 पार्टिकल के टच होने से बनेंगे। देखो, वर्ड्स विच इज फॉर्म बाय टचिंग 8 स्फीयर, वर्ड्स विच इज फॉर्म बाय टचिंग 8 स्फीयर, 4 in same plane और 4 in upper और bottom plane, 4 in same plane and 4 in upper और bottom plane। देखो 4 same plane तो दिखा दूं पहले, और 4 इसी के ऊपर होंगे तो उसको भी यही दिखाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा केस में जो ये वर्ड्स बनेंगे दैट इज योर कॉल्ड एज क्यूबिकल वर्ड्स। वर्ड्स बनेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वर्ड्स। तो समझने के लिए नहीं होते, क्यूब से देख लो आप। इस केस में 4 जो ब्लैक प्लेन से दिखाया था, मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूं। 4 सेम प्लेन के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
और 4 में ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, 4 ऊपर के प्लेन के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर, समझ में? और यहाँ पे जो वर्ड्स बने होंगे दैट इज कॉल्ड एज योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, सॉरी क्यूबिकल वर्ड्स। लेकिन इसमें बॉडी डायगोनल के लॉन्ग अगर टच करते हैं, ध्यान से देखो, तो ये वर्ड्स है, तो ये डिस्टेंस आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल और ये डिस्टेंस आर। तो इस केस में अगर रेडियस रेशियो मुझे निकालना पड़े, रेडियस रेशियो, तो पहला ये इसको टच कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। दूसरा, अगर पार्टिकल बॉडी डायगोनल में वर्ड्स के लॉन्ग टच कर रहा होगा, ये दोनों कॉर्नर टच करेगा तो 2r इज इक्वल टू a। दूसरा, अगर जो ये डिस्टेंस a√3 है वो किसको, पार्टिकल, वर्ड्स एंड पार्टिकल, तो 2 इंटू आर प्लस आर के बराबर होगा, क्योंकि ये जो बॉडी डायगोनल है, ध्यान से देखो, तो ये पार्टिकल कैपिटल आर, ये वर्ड्स पे तो आर एन आर, और ये पार्टिकल कैपिटल आर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो 2 इंटू आर प्लस आर। कोई दिक्कत, ये डिस्टेंस उसके बराबर है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या आ गया 2। अब क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो a√3 बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर बाई आर, 2r, तो 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, a से a क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया √3 इज इक्वल टू आर प्लस आर बाई आर, तो जिसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। कोई दिक्कत? तो इस केस में स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू √3 माइनस 1, ये 0.73 के बराबर हो गया। तो अगर क्यूबिकल अरेंजमेंट पार्टिकल को रखोगे तो स्मॉल आर बाई कैपिटल रेशियो 0.732 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में जो रेडियस ऑफ पार्टिकल होगा 0.732 टाइम्स रेडियस ऑफ क्या होगा, स्फीयर। तो यही टोटल अपने 5 टाइप के वर्ड्स थे, जिसका 5 टाइप का हमने क्या निकाला, रेडियस रेशियो निकाला। चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगर क्यूबिकल में तो कितना 0.732 आ गया, अगर ऑक्टाहेड्रल में तो स्क्वायर प्लेनर 0.414 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर टेट्राहेड्रल में तो 0.225 के बराबर है, कितना है, 0.225 के बराबर है। और अगर प्लेनर में तो 0.515 के बराबर है। दैट मीन्स टोटल 4 टाइप के रेडियस रेशियो निकले। मैं अगर उसको एक साथ लिख दूं आपको रिकॉल कराने के लिए आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा, बोलो समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो इस लेक्चर को एक लाइक तो बनता है। पहला जो सबसे छोटा था ये 0.155 के बराबर था। दूसरा जो था बेटा ये 0.225 के बराबर है, 414 के बराबर। और पांचवा जो है ये 0.732 के बराबर है। बोलो यही 4 टाइप्स के हैं या नहीं? ऐसे कौन किसका है उसको लिख दे। तो ये किसका था, अब किसका है, तो ये बेटा आपका टेट्राहेड्रल का है। 0.414 किसका है, तो स्क्वायर प्लेनर। और ये किसका है बेटा, हम लोग सीख क्यों रहे थे, ध्यान से देखना। अगर पार्टिकल, अगर मैं प्लेनर वर्ड्स की बात करूं रहे थे कि समझो तुम स्फीयर को ट्रायंगुलर प्लेनर वर्ड्स में रखे, यहाँ पे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 0.155 है। दैट मीन्स अगर स्फीयर वर्ड्स में रखे गए स्फीयर 0.155 के बराबर हो, तभी यहाँ पे रखे हुए जो वर्ड्स में पार्टिकल होंगे ये तीनों स्फीयर को टच करेंगे। अगर इससे छोटा होगा तो किसी एक से इसका कांटेक्ट टूट जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा कि तीनों पार्टिकल का कांटेक्ट टूटेगा, लाइक दिस। से बड़ा होते होते मान लो यहाँ पे रेडियस रेशियो 0. ये हो गया 0.210,
तो कुछ इस टाइप के होंगे अरेंजमेंट, लेकिन बढ़ते बढ़ते जैसे ही अगर ये 0.225 के बराबर होगा, ऑटोमेटिकली ये अरेंजमेंट ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाएगा। मतलब पार्टिकल का ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होने की प्रोबेबिलिटी कब तक है, जब तक ये रेडियस जो रेशियो है 0.155 से 0.225 से छोटा तक हो। जैसे ही इसके बराबर में होगा ये टेट्राहेड्रल का रीजन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे 0.155 से छोटा होगा वो लीनियर अरेंजमेंट में होगा, पार्टिकल का किसी एक से कांटेक्ट टूट जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्या, पहले हम लोगों ने डेंसिटी पे कुछ प्रॉब्लम को देखे, डेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम पे कैसे यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, फिर हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ अरेंजमेंट पे कितने टाइप के वर्ड्स बनते हैं। पहले हम लोग टाइप ऑफ अरेंजमेंट देख रहे थे, अभी देखा कि किस टाइप से अरेंज करोगे तो टोटल कितने टाइप के वर्ड्स बनेंगे। तो हमने देखा टोटल 5 टाइप के वर्ड्स बनते हैं, दो वर्ड्स प्लेनर होंगे, 3 नॉन प्लेनर है, और हर वर्ड्स का हमने क्या देखा, रेडियस रेशियो देखा। प्लेनर में कौन कौन से होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर में स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर में रेडियस रेशियो 0.155 के बराबर होगा, स्क्वायर प्लेनर में 0.414 के बराबर होगा। नॉन प्लेनर में 3 होंगे, टेट्राहेड्रल रेडियस रेशियो 225 के बराबर होगा, ऑक्टाहेड्रल 0.414 के बराबर होगा, एंड क्यूबिकल वर्ड 732 के बराबर होगा, ठीक है। तो लेक्चर आई थिंक समझ में आया जरूर होगा बेटा। समझ में अगर आपको आया तो यस नो तो आप बोल सकते हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता है। लेक्चर ध्यान से देखें, सिस्टमेटिक देखें और कंप्लीट नोट्स बनाए बेटा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, टाइप ऑफ अरेंजमेंट पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।